औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर तालीम और तरबियत के हवाले से मैं आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करेंगे और दुआ है ज़िंदगी और मौत की कि ए हमारे रब हमें ज़िंदगी कैसी अता कर और अगर मौत दे तो मौत कैसी अता कर। दुआ के अल्फाज अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह मुझे अता कर अल हयात सादतन, हयात ज़िंदगी जो सआदत वाली हो, जो ए अल्लाह तेरे और तेरे रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुज़रे। जब इताअत और फरमाबरदारी मैं तेरी और तेरे रसूल की करूँगा तो मेरी ज़िंदगी खुशियों भरी होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने ज़िंदगी में कभी टेंशन का लफ्ज़ नहीं सुना होगा। ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जिसमें तेरी इताअत हो, तेरी फरमाबरदारी हो, तेरे रसूल की इताअत और फरमाबरदारी हो। फिर उसके साथ साथ ए अल्लाह हमें हमारे वालिदैन और हमें उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी भी तौफ़ीक दे ताकि हम उनकी भी इताअत और फरमाबरदारी करके इस दुनिया में कामयाब हो जाएं। ऐसी ज़िंदगी अता करे अल्लाह। अल हयात सआदतन, सआदत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत ए अल्लाह तो हमें अता कर ऐसी शहादत वाली। ए अल्लाह ऐसी मौत हो जिसमें हम किसी के मोहताज ना हो। ए अल्लाह हमें तो ज़िंदगी भर और आखिरी वक्त में भी अपना ही मोहताज रखें और हमें चलते फिरते और मौत शहादत वाली अता कर दे। आमीन। इस दुआ के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्लास हमारी फर्स्ट ईयर और चैप्टर 3 मेजर ऑफ लोकेशन जिसका नाम है और इसके कुछ टॉपिक्स हैं। बेसिकली इसका मेन टॉपिक एक है एवरेज, आगे उसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में अर्थमेटिक मीन, हम तकरीबन सारा अर्थमेटिक मीन का टॉपिक कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, उसके बाद है मोड और उसके बाद परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स। ये सारे टॉपिक हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं और अब हम इन तमाम टॉपिक्स के मिक्स करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज बहुत शुरू का एक क्वेश्चन जिसमें अनग्रुप डेटा था और अनग्रुप डेटा में वो अर्थमेटिक मीन पूछता है। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते थे, आप सब बच्चों को याद है कि उन सब को प्लस करके n पे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 की 10 वैल्यूज़ को हम प्लस करें, जो जवाब आए उसे डिवाइड 10 कर देते हैं तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है। फिर हमने अनग्रुप डेटा का मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब कुछ सीखा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा बुक में, पेज नंबर 134 है और क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर भी 34 है जनाब।
और सवाल है द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन द 49 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। हमारे पास एक क्लास है, उसमें 49 स्टूडेंट्स हैं और उन 49 स्टूडेंट्स का हमने इम्तिहान लिया और इम्तिहान लेने के बाद उनका रिज़ल्ट आया तो वो हमने एक लिस्ट बनाई। तो लिस्ट में कितने नंबर लिखेंगे हम? 49 नंबर लिखेंगे। अब वो 49 नंबर्स जो आए बच्चों के, जैसे पहला बच्चा था उसके मार्क्स आ गए 38, इसी तरह दूसरा बच्चा है उसके 40, इसी तरह तीसरा बच्चा है उसके 39 और फिर इसी तरह 45, 45, 30, 22, फिर हम देखते हैं 40, फिर हम दिखते हैं 30 और इस तरीके से ये सारी लिस्ट बन गई। और अगर आप गौर करें तो यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई? 49 वैल्यूज़ हो गई। अब इन 49 वैल्यूज़ के साथ हमने करना क्या है? आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट करें क्या? द मीडियन मालूम करें इसका जनाब। फिर कहता है 2 क्वार्टाइल्स। जब लफ्ज़ आए 2 क्वार्टाइल्स तो मतलब Q1 और Q3 मालूम करना है। इसके साथ वो कहता है 7th डिसाइल और साथ कहता है 84th परसेंटाइल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें उसने कितनी बातें पूछी, हम यहाँ पे साइड पे करके लिख लेते हैं। हमें उसने कहा इस क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले हमें मालूम करके दिखाएं मीडियन। फिर उसके बाद मीडियन के बाद कहता है 2 क्वार्टाइल्स, मतलब Q1 और Q3 ये भी मालूम करें। इसके बाद 2 क्वार्टाइल्स के बाद कहता है डिसाइल 7th डिसाइल मालूम करें। और लास्ट में आपसे पूछता है 84th परसेंटाइल, मतलब P84। 1, 2, 3, 4, 5। इस सवाल में आपसे वो 5 वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है। और अगर आप गौर करें तो आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो ग्रुप डेटा नहीं है, वो अनग्रुप डेटा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब मीडियन पूछता है तो हम गौर करें मीडियन की डेफिनेशन पर। तो मीडियन की डेफिनेशन आपके पास है अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डेटा। अब ये जो आपके पास 49 ऑब्जर्वेशंस हैं इनको आप अरेंज कर लें। जब हम इसे अरेंज करने के लिए चलें तो हम देखें कि हमारे पास x मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा में 60 है और x मिनिमम वैल्यू आपने तलाश करनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, वो आपके पास 15 है। ठीक हो गई जी? 2 बातें मिल गई कि हमारा डेटा अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने गौर किया तो 60 है और 60 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 15 है। अब हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने देखें 15, फिर इसके बाद हमने देखा तो वो 17 हमें मिला, फिर 18 2 मरतबा है तो 2 मरतबा लिख लिया, फिर 20, फिर 22, फिर 24, 26, 27, 28। इसी तरह 29 2 मरतबा है तो हम 29 को 2 मरतबा लिखेंगे और फिर 30 1 मरतबा, फिर 30 दूसरी मरतबा, तीसरी और चौथी मरतबा 30। और इस तरीके से हमने मुकम्मल डेटा 49 के 49 ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर लिया। जब हम ये सारी वैल्यूज़ अरेंज कर लेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं मीडियन कैसे मालूम करेंगे? मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? फार्मूला है द वैल्यू ऑफ
n+1 बाय 2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। ये फार्मूला है। अब हम गौर करें कि हमारे पास n कितना है, और अब तक तो हर बच्चे को पता चल चुका होगा n = 49। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो क्वेश्चन की पहले सेंटेंस में ही लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 49 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो n हमारे पास 49 है, या फिर हम इन्हें काउंट कर लें, अगर ना लिखा हो तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे 49। n की जगह पर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू मीडियन = मीडियन लिखते हैं द वैल्यू ऑफ n हमारे पास है 49 + 1 ओवर 2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। और 49 + 1 कितना हुआ? 50। 50/2। 50/2 क्या होता है जनाब? अगर गौर करें तो द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 49 + 1 50, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और TH 25th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। 25th। अब यहाँ से हम काउंट करें कि 25th वैल्यू कौन सी है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज़ हो गई, यहाँ पे 20 वैल्यूज़ हो गई। और 25 कहाँ पर होंगी? ये 21 22 23 24 और ये 25। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 वैल्यूज़, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक होगी बात? 25th वैल्यू, 25th वैल्यू हमारे पास क्या है? 40। लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन = 40। ये आपका मीडियन है। मीडियन का आंसर आपके पास आ गया 40। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास मीडियन = 40 आ गया। ये था जनाब हमारा मीडियन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कैसे मालूम करें? Q1 और Q3 मालूम करना है। अब हम गौर करेंगे कि क्वार्टाइल्स Q1 मालूम करने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले Q1 हम लिखते हैं Q1 और फार्मूला द वैल्यू ऑफ n+1 बाय 4th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं Q1 थोड़ा सा हमें ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे लिख लें द वैल्यू ऑफ n। n हमारे पास क्या है? 50। तो 50 + 1, यहाँ पे 50 + 1, सॉरी यहाँ पे 49 था,
वो +1 करके लिख दिया। 49 + 1 बाय 4th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। यहाँ पे 50 आ जाएगा और 50 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12.5। द वैल्यू ऑफ 12.5 टर्म इन अरेंज्ड डेटा, अरेंज्ड डेटा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट में ना होता, यहाँ पे सिर्फ 12 लिखा होता, 12th टर्म, तो यहाँ से हम काउंट करते, पहली लाइन 10, यहाँ पे 11 और ये 12 वैल्यू आ जाती। अब क्योंकि यहाँ पे आ गया 12.5, जब पॉइंट में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आप इसे देखेंगे। सबसे पहला डिजिट हमारे पास है 12, हम लिखेंगे 12th वैल्यू, 12th वैल्यू प्लस आगे 0.5 बचा था तो 0.5 प्लस कर देंगे और साथ लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे अगर 12 लिखा है तो इससे नेक्स्ट नंबर जो है वो है 13, 12th के बाद 13th वैल्यू माइनस 12th, वापस वही वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे 12th वैल्यू। ये कंप्लीट प्रोसीजर है अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा में पॉइंट्स में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 12th वैल्यू तलाश करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है हमारे पास 12th वैल्यू और ये कौन सी है 13th वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे 12 वैल्यू हमारे पास है 29 प्लस हम आगे लिखेंगे 0.5 जो यहाँ पे पॉइंट के बाद है वो लिखते हैं। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 13 वैल्यू, 13 वैल्यू है 30, ये 13वीं वैल्यू और उसको माइनस कर देंगे 29 और अब आप इसे कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। 30 में से 29 माइनस करें तो आ गया 1 को मल्टीप्लाई करें 0.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को लास्ट में इसमें प्लस करेंगे तो उम्मीद है कि आपके पास 29.5 आंसर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आ गई 29.5। क्लियर है सब बच्चों को। अब आगे देखते हैं, उसने पूछा Q3 मालूम करें। जल्दी से ये इसको नोट भी कर लेंगे बच्चे ताकि, और इसके बाद 2 क्वार्टाइल्स, जब वो कहेगा 2 क्वार्टाइल्स तो इसका मतलब है Q1 मालूम करें और उसके साथ Q3 मालूम करें। अब Q1 तो हमारे पास आ गया, अब Q3 कैसे मालूम करेंगे। Q3 के लिए हमने क्या करना है, एक नंबर पे तो यहाँ पे Q3 लिख देंगे, Q3, ठीक होगी बात। दूसरे नंबर पे जब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूले में कुछ चेंजिंग होगी। वो क्या होगी, सबसे पहले लिखेंगे 3, ब्रैकेट में लिखेंगे n+1, n+1 और बाय 4, n+1 बाय 4। मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसको चेंज कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाए और फार्मूले याद भी हो जाएं कि फ़र्क क्या होगा। फ़र्क ये होगा कि जब हमारे पास Q3 होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे n+1 और फिर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 और इसके साथ यहाँ लिखेंगे TH। 3n+1 बाय 4th टर्म इन अरेंज डेटा। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 49 है। तो जब 49 है तो 49 पुट करते हैं n की जगह पे तो क्या होगा
हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट स्टार्ट 49 प्लस 1 और ओवर 4 और ब्रैकेट क्लोज। अब 49 प्लस 1 कितना हुआ 50। 50 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 होता है तो ये 150 हो गया। 150 को करेंगे 4 पे डिवाइड, 150 ओवर 4 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 37.5। तो यहां लिखेंगे 37 पॉइंट, यहां पे लिखेंगे 5th टर्म इन अरेंज डेटा। जब हमारे पास 37.5 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर क्या लिखेंगे, अगर गौर करें तो पॉइंट से पहले क्या है 37। अब 37 है तो पॉइंट से पहले जो रकम लिखी हो हमने वो वैल्यू यहां लिखनी होती है 37th वैल्यू प्लस पॉइंट के बाद जो भी कुछ लिखा हो वो 0.5 हो, 0.7 हो, 0.35 हो, कुछ भी, वो 0 पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे लिखा 37 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक टर्म एक वैल्यू आगे, 37 के साथ हम लिखेंगे 38th वैल्यू और इधर क्या आएगा वापस 37th वैल्यू। अब हम काउंट करते हैं। हमारे पास ये जो पहली लाइन है वो है 10 की, तो 10, 20 और ये 30, 30 यहाँ पर हो गया और हमें चाहिए 37। तो पहली लाइन 10 नंबर, फिर दूसरी लाइन 20 और ये तीसरी लाइन 30, फिर यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। अब हम देखते हैं 37 कहाँ पर है, यहाँ पे 40 है तो ये 49, 48 और 39, 38 और ये 37 और 37 हमें चाहिए और हमें 38 चाहिए, तो यहाँ पे 38 और 37 वैल्यू मिल गई। मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए 37th वैल्यू लिख देता हूँ और ये 38th वैल्यू है। तो अब 37 वैल्यू हमारे पास क्या है, 37 वैल्यू हमारे पास है 50, तो हम लिखेंगे 50, फिर आगे 0.5, आगे 38th वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास 50 है अगर आप गौर करें, और माइनस फिर 50। अब 50 माइनस 50 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो फिर 0.5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 0 आएगा, और फिर एंड पे 50 में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 50। तो हमारे पास Q3 की वैल्यू क्या आ गई, वो हमारे पास 50 आ गई। इसके साथ नेक्स्ट है D7 डिसाइल, 7th डिसाइल, वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे Q3 की जगह पर हम यहाँ पे D7 लिख देंगे, D7। जब 7th डिसाइल होता है तो चेंजिंग कहाँ पर होगी, एक तो डिसाइल की वजह से हम 10 पे डिवाइड करेंगे और 3 की बजाय क्योंकि 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, 5th डिसाइल होगा तो यहाँ 5 लिखेंगे, 3rd डिसाइल होगा तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, लेकिन डिवाइड 10 पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वापस 7 लिख देते हैं और डिवाइड ये 10 पे कर देंगे। अब हम देखते हैं, अब इसको डिवाइड करके 49 प्लस 1 इट इज़ 50, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 350 आ जाएगा, 350 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आ गया। अब यहाँ पर क्या जवाब आया 35, 35th टर्म इन अरेंज डेटा, 35th टर्म इन अरेंज डेटा। और जब 35th टर्म आ जाए पॉइंट में ना हो तो फिर तो बहुत आसानी होती है, ये जो अभी हमने काम किया इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम बस काउंट करेंगे 35th टर्म। 35th टर्म कहाँ पर है, 35th टर्म को गौर से देखें तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज़, ये 20, ये 30 और ये 40, ये 40 हो गई। तो 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दें तो ये 35th टर्म,
ये हमारे पास 30 वैल्यूज़ यहाँ पर थी, फिर यहाँ पे 31, 32, 33, 34 एंड 35। 35 वैल्यू हमारे पास क्या है जनाब? 45। तो हमारे पास D7 इज इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास D7 की वैल्यू क्या आ गई? D7 की वैल्यू 45 आ गई। इसी तरह हम लास्ट पार्ट है इसका, और वो है 84th परसेंटाइल। 84th, ये देखें 84th परसेंटाइल, 84th परसेंटाइल्स। जब हमारे पास 84th परसेंटाइल्स होगा तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर P लिखेंगे परसेंटाइल के लिए और 84 यहाँ लिख देंगे। अब जब परसेंटाइल होता है तो डिवाइड किस पे करते हैं? 100 पे। अब हम डिवाइड किस पे करेंगे? 100 पे, और यहाँ पे जो परसेंटाइल होगा वो लिखेंगे। हमारा है 84 परसेंटाइल, तो यहाँ 84 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हमने 84 लिखना है, और यहाँ पे हमने 10, 100 हो गया 10 से। अब हम देखें, गौर करें, तो ये हमारे पास 49 प्लस 1 कितना हुआ? 50। 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, कैलकुलेटर से करें ज़रा, तो जवाब आया 4200। 4200 को डिवाइड करेंगे किस पे? 100 पे, तो आंसर आ जाएगा 42। अब यहाँ पर क्या आया? 42, 42th टर्म इन अरेंज डेटा, और अरेंज डेटा में 42 वैल्यू कौन सी है? पहली लाइन 10 की, फिर 20, फिर 30, फिर ये एंड पे 40। ये 41 है और ये 42 है। 42 वैल्यू इट इज़ 53। तो P84 इज इक्वल टू 53। ये हमारे पास P84, इसका आंसर आया 53। ये था हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, जिसे मैंने कोशिश की कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। इसको अरेंज करने का बहुत बड़ा मसला है। अरेंज करने का एक तरीका लीफ, स्टेम्प एंड लीफ मेथड भी है, उससे हम इसे बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास 50 वैल्यूज़ हों तो उसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा, उसके लिए हमने चैप्टर 2 में स्टेम्प एंड लीफ का मेथड सीखा था। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेम्प एंड लीफ मेथड यहीं पे सिखा दूँ, ताकि अगर आपको ज़िंदगी में कहीं पे बड़ी क्लासेस में जाके को 50 वैल्यूज़, को 100 वैल्यूज़, को 500 वैल्यूज़ को अरेंज करना पड़ जाए, अगर 500 वैल्यूज़ हों और उनको आप अरेंज करें तो अच्छा खासा टाइम लगता है। इसके बरक्स हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल टूल है उसका नाम स्टेम्प एंड लीफ मेथड, स्टेम्प एंड लीफ मेथड है। उस मेथड से हम ये 49 वैल्यूज़ या हमारे पास 500 वैल्यूज़ भी हों तो हम उन्हें बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू 15, ये आप लोगों को पता है, और मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू 60, ये आपके पास है। यानी कि आपके पास मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम वैल्यू 60 है। ठीक है जी। अब आप करेंगे क्या स्टेम्प एंड लीफ मेथड में? इसका जो पहला डिजिट है ये हमारा स्टेम्प है, इसका जो पहला डिजिट है ये हमारा स्टेम्प। तो स्टेम्प हमारे पास, वो स्टेम्प मेथड में स्टेम्प एंड लीफ, ठीक होगी बात। स्टेम्प मेथड में क्या लिखेंगे? 1 2 3, 1 से शुरू हो रहा है, 3 4 5 एंड 6 तक जा रहा है। ये देखिए गौर से, 6 तक चला गया। लीफ। अब हमने करना क्या है? अब हम देखेंगे पहली वैल्यू क्या है? 38। 30 में 3 जो है ना वो स्टेम्प है, 8 हमारा लीफ है। तो 3 हमने स्टेम्प में कहाँ लिखा? ये, और 8 हम यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है जी। इसके बाद 44 ये लिखा हुआ है और 0 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है 30, 3
और 9 यहाँ लिख देंगे। फिर इसी तरीके से आगे चलेंगे 40, तो ये 5 है, 45 हो गया। फिर 40 और यहीं पे 5 लिख देंगे। फिर आ गया 30, 3 और यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 22 की, वो यहाँ पे आ गया, 44 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, फिर 30, फिर 3 के सामने 0। इसी तरह हम ये देखते हैं 29, 22 और 9 यहाँ आ गया। उसके बाद है 36 इधर आ गया, 40 का 0 इधर आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं 17 की, 1 और 7 इधर आ गया। फिर है 26, 6 इधर आ गया। फिर इसके बाद है 26 के बाद 53, 3 55 के सामने लिख दिया। फिर इसी की तरह देखते हैं 40, ये है 4 और ये है 0, ये 40 हो गया। 58 के बाद 43, 40 और यहाँ पे 3 लिख लिया। ये 43 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं 56, तो 5 के सामने 6 लिख दिया। 45, 4 और यहाँ पे 5 लिख लिया और फिर 50 और फिर 4 लिख लिया। ये 54 तक हो गए। अब हम 29 वाला शुरू करते हैं। ये 2 और यहाँ पे 9, ये 2 और यहाँ पे 7, 27 के बाद हमारे पास है 30, 3 और 0। इसी तरह हम आगे चलते हैं यहाँ पे 50, ये 50 और ये 4 हो गया। फिर 40 और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर 30 और यहाँ पे 7 लिख देते हैं। इसके बाद 60 का 0 इधर लिख दिया। इसके बाद 50 का 0 यहाँ लिख दिया और फिर 28 यहाँ लिख दिया। 28 भी हो गया। अब हम देखते हैं 50 वाली वैल्यूज़, 55 और 0, 5 और 0। फिर हम लिखते हैं 22 और 0। फिर हम लिखेंगे 53, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास आगे आ गया 42, 40 यहाँ पे 2 लिख दिया। 42 के बाद 41 है तो 1 भी इधर आ गया। फिर 42 है तो वो भी यहीं पे आ गया। इसके बाद है 35, 30 इधर और 5 इधर, 5 और 0, 50 यहाँ पे आ गया। 50 के बाद है 1 और 8, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 18। ये हो गया 18 तक। अब हम 24 वाली वैल्यूज़ को देखते हैं। 24 हमारे पास कहाँ पर है? 22 यहाँ पर है और इसके साथ 4, 56 के बाद 40 और ये 0, ये भी हो गया। इसके बाद है 30 वाली लाइन, 30 का 3 इधर और 0 इधर लिख दिया। 32 वो यहाँ पे 2 आ गया। 56 आ गया। ठीक है जी। अब हम लास्ट में देखते हैं 15, 1 के साथ 5 आ गया। फिर 50 के साथ यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसके बाद 18, वो हम यहाँ पे 18 लिख दिया, सॉरी 8 लिख लिया, 18 हो गया। अब लास्ट में है 36, 3 और 6। ये सारी वैल्यूज़ एक तरतीब के साथ हमने स्टैम्प एंड लीफ टेबल में कन्वर्ट कर ली। जब ये कन्वर्ट हो गई तो अब अरेंज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये 50 वैल्यूज़ को एक एक वैल्यू, कोई वैल्यू मिस भी नहीं हुई स्टैम्प एंड लीफ में। अगर हम अपने पुराने तरीके से अरेंज करें तो उसमें कोई वैल्यू मिस होने के चांसेस होते हैं। जब ये हो गया तो अब हम सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं और इनके साथ 1 को लगा देंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? 5, तो ये आ गया 15। फिर हम लिखेंगे 17, फिर हम लिखेंगे 18 और फिर हम 18 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0 है। तो 18 के बाद ये 20 आ गया। 0 के बाद कौन सी है? 0 के बाद 1 नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं 2, तो ये 22, तो यहाँ पे हम 22 लिख लेते हैं। 2 के बाद हम देखें तो यहाँ पे 3 है, 3 नहीं है। 3 के बाद 4 देखें, एक मरतबा ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। 24 के बाद हम देखते हैं 25 नहीं है, 26 है।
तो यहाँ पे 26 लिख लिया, फिर उसके बाद 27 लिख लिया, फिर उसके बाद 28 लिख लिया, फिर उसके बाद 29 और 29। साथ ये भी देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं 20 के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ 20 के साथ, और 1 के साथ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसी तरीके से आपने सोन चलते जाना है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड हो जाएगा। अब हम आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। इसमें मैंने आपको अनग्रुप डेटा क्वेश्चन है और अनग्रुप डेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डिसाइल सिखाए, और इसके साथ मैंने आपको ये सिखाया कि हमारे पास अनग्रुप डेटा जो है उसको अरेंज कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प एंड लीफ मेथड। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इख्तिताम अपने लेक्चर का इस दुआ से कि हर बच्चा सदा सलामत और खुश रहे, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला उसे दे, और माँ बाप का साया ता क़यामत कायम रखे, और इसके साथ साथ जब हमारा ख़ात्मा हो तो बिल ईमान हो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफ़िज़।